जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 40 MCQs। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके के रूप में प्रश्न बनाए गए हैं, जिसमें कुछ आने वाले प्रश्न हो सकते हैं और कुछ पुराने प्रश्न भी मिलेंगे आपको। जितने भी आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन कि पीसीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट हो गया, टीचर हो गया, पुलिस हो गया या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, यानी किस द्वीप का अंग था? तो आपका होगा पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्बू द्वीप। जब आपके घर में कोई पूजा या पाठ होता है तो पंडित जी सामान्यतः उसमें एक आप देखेंगे मंत्र पढ़ते समय जम्बू द्वीप जो है कि वर्ड यूज करते हैं, यानी कि भारत को प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। किसका किया गया था? ग्रीक भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बताइए। तो देखिए, मुख्य भूमि की बात कर रहा है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, जब भारत का अगर आपसे पूछता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कन्याकुमारी वाला बिंदु होता है, जो केप कमोरिन, ये मुख्य भूमि हो गई। मुख्य भूमि का मतलब जहाँ पे ज़मीन होती है। लेकिन अगर हम और नीचे जाएंगे, जब हम समुद्र में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार आता है, जो यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट मिलता है और उसकी शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट से। किससे शुरुआत होती है? 6 डिग्री 4 मिनट से। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मुख्य भूमि वर्ड नहीं आएगा प्रश्न में, केवल पूछा जाएगा भारत की भूमि का दक्षिणी सीमा, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि ग्रेट निकोबार में होता है। और जब मुख्य भूमि करके पूछेगा तो आपको सी ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि ये स्थल खंड पे कन्याकुमारी से संबंधित पूछ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, जो कि इलाहाबाद के नैनी नाम के स्थान से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दे रहा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इलाहाबाद के समीप से ये प्रमाणिक मानक समय की रेखा गुजरती है। हमारी जो प्रमाणिक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो है कि पूर्वी देशांतर, वो 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले आपका यूपी आएगा, फिर उसके नीचे एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा से गुजरेगी और लास्ट में गुजरेगी आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से भी जो है कि यह सीमा रेखा गुजरती है, यानी ये समय रेखा। तो आपसे ये पूछ दिया जाता है कि किस राज्य से समय रेखा हमारी नहीं गुजरती है, तो उसमें ये 5 ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम मान में कितना अंतर होता है? ये जो ग्रीनविच टाइम है, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ से गुजरी हुई है? इंग्लैंड के लंदन नाम के स्थान, लंदन से निकट से गुजर रही है, जिसको हम 0 डिग्री के रूप में मानते हैं। और इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री है, तो उनके बीच में अंतर पूछ रहा है। तो सामान्यतः कितना अंतर आएगा? 5 घंटे 30 मिनट का। अगर हमारे भारत में शाम को 5:30 बजेंगे, तो इंग्लैंड में ग्रीनविच मीन टाइम के पास वहाँ पे कितना बजेगा? 12 बजेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और यह श्योक नदी की सहायक नदी होती है, और श्योक नदी हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। जब हम भारतीय मैप को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम नुब्रा नदी, श्योक नदी, सिंधु नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद का जुड़वां नगर है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद, आदिलाबाद। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आदिलाबाद। अगले प्रश्न की ओर चलें।
दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण में, यानी अंटार्कटिका में जो है कि गंगोत्री है और साथ ही साथ एक और है अनुसंधान केंद्र जिसका नाम क्या है? भारती। तो ये दोनों ही अंटार्कटिका में स्थापित हैं और अभी हाल ही में एक आर्कटिक ओशियन में भी, आर्कटिक ओशियन यानी उत्तरी गोलार्ध में भी भारत के द्वारा एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। उसका आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गोवा से दमन तक। कहां तक? गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेपण, प्रवाल उत्पत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रवाल उत्पत्ति से, क्योंकि पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप है, जो आपका इस तरीके से जब भारत देखेंगे तो यहाँ पे जो अरब सागर में कुछ द्वीप हैं ये पूरी तरीके से प्रवालों से निर्मित हैं, इसीलिए लक्षद्वीप को हम प्रवाल भित्ति के द्वीप भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से तीनों देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, क्योंकि जब हम चिकन नेक की बात करते हैं कुछ इस तरीके से सिक्किम होता है, तो यहाँ पे नेपाल, इधर भूटान, ऊपर में चीन, इन तीनों से सीमा जो है कि हमारा सिक्किम राज्य साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका सही जवाब हो, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली जो होती है कर्क रेखा, क्योंकि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो उसमें जो कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो भारत को 2 भागों में बांट देती है। अगर हम कुछ इस तरीके से मैप की बात करें तो यहाँ से लगभग जो है कि क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत का आधा हिस्सा नीचे और आधा हिस्सा ऊपर 2 बराबर पार्टीशन में बांटती है। तो उस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और अगर हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे तो ये हो जाएगी मकर रेखा, जो कि भारत से नहीं गुजरती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? सुदूर पश्चिम का बिंदु का मतलब हो गया कि कुछ इस तरीके से जब भारत का मैप बनाया जाता है इस तरीके से ऊपर, तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्वी हिस्सा हो गया, और यहाँ पे जो आपका आता है गुजरात का पश्चिमी छोर, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गुजरात में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो पश्चिम वाला छोर था, आपने पूरब का छोर क्यों लिया? तो ये जो पूर्वी या पश्चिमी जो देशांतर होता है ये वैश्विक स्तर के आधार पर देखता है। जब ग्लोब को हम इस तरह बांटते हैं, इस तरह से, तो ग्लोब का ये जो रेखा है इसके इधर पश्चिम और इसके इधर पूरब, इस भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण और ऊपर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। तो भारत सामान्यतः इस लोकेशन पे स्थित है, इस लोकेशन पर, इसलिए इस रेखा के इधर पूरब हो गया और इसके इधर उत्तर हो गया, इसीलिए भारत किस में आता है? उत्तर पूरब अक्षांश में आता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, जो भारतीय हिमालय की जो श्रृंखला है, ग्रेट हिमालय की जो श्रृंखला है, उसको 4 लोकेशन के आधार पर तोड़ा गया है नदियों के साथ। तो सबसे ऊपर देखिए आपको मिलेगी सिंधु और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा होगा वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक का तो तीसरा। और जैसे हम सतलज के नीचे आते हैं तो सतलज से फिर काली नदी तक हम जाते हैं, और जो कि कुमाऊं हिमालय कहलाएगा, यानी उत्तराखंड में जो काली नदी आती है उसके बीच का हिस्सा हो गया। फिर जैसे हम काली नदी से नीचे उतरेंगे तो तिस्ता नदी तक जाएंगे, यानी कि नेपाल वाले एरिए को क्रॉस करते हुए, तो इसका हो जाएगा नेपाल हिमालय। और जब हम तिस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा के पास तक पहुंचते हैं तो ये एरिया असम का हो जाता है। तो इस तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 3, 1, 4, 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम।
हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, म्यांमार श्रेणी जो है, यानी म्यांमार की जो भारत से सीमा साझा होती है, ये जो साइड में आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो होते हैं, तो यहाँ पे अराकान योमा की पर्वत श्रेणियाँ होती हैं जो म्यांमार से सामान्यतः क्या करती हैं, सीमा को साझा करती हैं, यानी सीमा जोड़ती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाइए। तो सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। इस आधार पे 3, 4, 1, 2 ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट में जो दर्रे हैं और सूची सेकंड के जो राज्य हैं, इनको मिलाना है। तो देखिए माना जो दर्रा है वो उत्तराखंड में आता है, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। देखिए लिपुलेख उत्तराखंड में है, इसका जवाब यही मिल गया आपको। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है, लेकिन नाथुला अरुणाचल में नहीं बल्कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, म्यांमार के साथ जो है कि टैगुप दर्रा भारत को जोड़ता है। और अगर हम खैबर दर्रे की बात करते हैं तो खैबर दर्रा हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ता है, यानी कि पाकिस्तान में खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, जहाँ से मध्य एशियाई लोग आए थे, मंगोलीय लोग आए थे जब भारत में बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ था। तो इसी दर्रे का सामान्यतः प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डामम, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डामम, कार्डामम पालिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, जो कि केरल से तमिलनाडु के अंतर्गत प्रवेश करने का एक द्वार भी बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जेलेपला। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि बड़ा लाचला, पाचाला और सिपकिला ये तीनों ही जो है कि इसमें है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड आता है ला, ये चाइना की भाषा में इसको जो है कि चीन की भाषा में दर्रा कहा जाता है, इसलिए उनसे संबंधित जितने भी राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं ला वर्ड ही यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अनाईमुडी, जो किस पर्वत श्रृंखला, अनाईमुडी आपको अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर मिलेगा, अन्नामलाई पर मिलेगा। जबकि दोदा बेट्टा आपको मिल जाएगी नीलगिरी पर। कहाँ मिलेगी? दोदा बेट्टा नीलगिरी पर मिलेगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए अराकान योमा भी करती है, पटकाई बूम भी करती है और खासी भी करती है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया ये तीनों ही वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं और इन्हीं के नाम पर यहाँ पे पहाड़ियों का नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए अगर हम विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करेंगे तब तो एवरेस्ट आएगा, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। जबकि कहाँ पे? हिमालय में ही है, लेकिन नेपाल में अवस्थित है। सिक्किम के से थोड़ा सा आगे हट के जो है कि है। और अगर हम बात करें भारत की,
तो इसी को हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो कि K2 कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और ये वर्तमान में किस एरिया में पड़ती है, तो ये POK के अंतर्गत जो लद्दाख वाला एरिया है उसमें अवस्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अवस्थित है। अब कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो इसको पूरी तरीके से स्पष्ट रखिएगा कि लद्दाख में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे सर्वोच्च श्रेणी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। अगर आपको ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे सिक्किम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चले। कुल्लू घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, जो कि हिमाचल में है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, तो ये सेनेजोइक में हुआ है। इसका निर्माण जो है कि सेनेजोइक में हुआ है, मेसेजोइक नहीं। तो शिवालिक की जो श्रेणियां हैं, जो हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखला है, जब आप हिमालय को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, फिर दूसरी लघु हिमालय, और जो तीसरी आती है ये वाली जो होती है ये आपकी शिवालिक होती है, जो कि सेनेजोइक में इसका निर्माण हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। न्यू मूर द्वीप दो देशों के मध्य विवाद का कारण रहा है, भारत और बांग्लादेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में यह द्वीप जलमग्न हो चुका है। न्यू मूर द्वीप जो है कि जलमग्न हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी का पोषण करता है, यानी पूरी दुनिया का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का हिस्सा कितना हो गया, 2.4% हो गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत की जितनी भी जो 7 अरब लगभग जनसंख्या है उसमें भारत में कितनी निवास करती है, तो 17.5% लगभग करती है निवास, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये 7वें स्थान पर भी होता है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में जो है कि दूसरे स्थान पर। वहीं इसकी आकृति अगर आप भारत की कुछ इस तरीके से देखेंगे, गुजरात से लेकर नीचे, तो ये कुछ इस तरीके से चतुष्कोणीय भी बन जाती है भारत की आकृति, और पूर्णतः ये उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि जब हम विश्व के नक्शे पर देखते हैं तो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित देशों को उत्तरी गोलार्ध और नीचे स्थित देशों को दक्षिणी गोलार्ध हम कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, तो अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 48% जो है कि मैदानी भाग यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हिमालय की पार नदियाँ, यानी हिमालय पार की नदियों का मतलब हो गया कि हिमालय के निर्माण से पहले भी उन नदियों का अस्तित्व था। तो देखिए, गंगा को अगर हम देख के काट सकते हैं तीनों ही ऑप्शन में, क्योंकि हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय के ग्लेशियर से, गंगोत्री से गंगा का आगमन होता है। तो इसका मतलब जब हिमालय था तब गंगा आई है, हिमालय नहीं थी तो गंगा नहीं था, अर्थात गंगा नहीं थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इन तीनों नदियों का अस्तित्व हिमालय के निर्माण से पहले था। अब यहाँ क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि सर हमने तो गंगा नदी को पढ़ा है, सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि यहाँ नदियों की लंबाई पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि भारत में सबसे लंबी नदियों के हिसाब से आप क्रम लगाइए, तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा कहलाएगी, लेकिन जब संपूर्ण नदी के रूप में कह रहा है तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे अधिक मानी जाएगी। चलिए, तो ये थे आपके टॉप 40 MCQs, और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी, तब तक के लिए जय हिंद।